दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट की तलाश है तो हम आपको एक ऐसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके हर एक सवाल का जवाब यूं चुटकियों में दे सकता है। यह नक्षत्र ज्योतिष संस्थान सूर्य प्रकाश आचार्य प्रयागराज एक ऐसी संस्थान है जो आपके दुख दर्द को जानकर समझकर उसका समाधान निकालने का काम करते हैं। इस तरह की कई समस्याओं से आप परेशान चल रहे हैं, तलाश है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजन की, तो आप प्रयागराज के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य श्री प्रकाश जी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजिस्ट की तलाश में हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी हां, और ये नंबर है 9935783288। जी हां, 9935783288। ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी दिया गया है। जी हां, आप इनके वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पटना में बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि शिलान्यास के साथ कार्यारंभ भी हो रहा है। जहां उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत अन्य की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने नारियल फोड़कर और पूजा करके इसकी आधारशिला रखी। जहां उन्होंने कहा है कि पीएमसीएच को इंटरनेशनल स्तर तक अस्पताल बनाने की दिशा में काम चल रहा है। 3 साल में जब यह बन जाएगा तो फिर आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा। छात्रों को भी इससे काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा है कि रोजगार का इंतजाम हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, आवागमन की सुविधा हो, यही हमारी चाहत है। दोस्तों सीमांचल, मिथिलांचल समेत उत्तर बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। जी हां, मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 6 से 8 सितंबर के बीच कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। जी हां, 8 सितंबर तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। यह बताया गया है कि इस दौरान उत्तर बिहार में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। जी हां, अगले 2-3 दिनों तक अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, बारिश होने की संभावना नहीं है। दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव में धर्म, नस्ल, झूठे आरोप लगाने वालों को सख्त सजा मिलेगी। जब पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर यानी कि आम चुनाव 2021 को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अपराधों से संबंधित सूची जारी कर दी है। यह पंचायत आम चुनाव में 2,55,000 से अधिक पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है। यह चुनावी मैदान में करीब 10 लाख प्रत्याशियों के मैदान में कूदने की संभावना है। ऐसे में प्रत्याशियों को चुनावी प्रचार के दौरान होने वाले निर्वाचन संबंधित अपराधों के बारे में सचेत होने की आवश्यकता है। यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करने का वैधानिक उपबंध किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई प्रत्याशी धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या फिर भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या फिर घृणा फैलाता है तो उसको 3 से 5 साल की सजा मिलेगी। इसी प्रकार से कोई भी प्रत्याशी किसी अन्य प्रत्याशी किसी के जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना करता है जिसकी सत्यता साबित नहीं हो तो उसको भी आईपीसी की धारा 171 जी के तहत सजा होगी। इसी प्रकार से निर्वाचन प्रचार के लिए मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या फिर अन्य पूजा स्थलों का प्रचार मंच के रूप में करना और जाति या फिर सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई देना भी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल है। अगर कोई प्रत्याशी भ्रष्ट आचरण करते हुए मतदाताओं को रिश्वत देता है तो उसके लिए पंचायती राज अधिनियम के साथ आईपीसी की धारा में सजा का प्रावधान है। मतदाताओं को भयभीत करना, बूथ के 100 मीटर के भीतर वोट मांगना भी अपराध की श्रेणी में शामिल है। जब कोई प्रत्याशी अगर किसी व्यक्ति के शांतिपूर्ण जीवन में उनके घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करता है तो फिर उसको सजा मिलेगी। जब किसी भी व्यक्ति के बिना अनुमति के उनके मकान पर झंडा टांगना, उसकी भूमि का उपयोग करना भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक अन्य प्रत्याशी के द्वारा आयोजित जुलूस या फिर सभा में बाधा उत्पन्न करता है तो फिर उसको सजा का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस प्राप्त किए किसी भी प्रत्याशी द्वारा प्रस्तावित सभा और जुलूस में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर उसको लाउड स्पीकर एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जो वोटिंग के दिन भी शांतिपूर्ण मतदान में बाधा करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। अगर आप भी प्रत्याशी हैं तो आप इन बातों का जरूर ख्याल रखें, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है।
दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई शहर रहस्यमयी बुखार की चपेट में हैं, जिसकी जद में आकर बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है। वहीं यूपी की सीमा से सटे बिहार के जिलों में वायरल बुखार तेजी से पांव पसार रहा है, जिसके कारण हड़कंप मचा हुआ है। जहां स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जिलों में बच्चे बुखार की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। जहां हिंदुस्तान समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के गोपालगंज, सीवान और छपरा में बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या अधिक है। अचानक आई इस नई मुसीबत से प्रभावित जिले समेत पूरे बिहार और स्वास्थ्य महकमे में हरकत मचा हुआ है। यह समाचार पत्र हिंदुस्तान के अनुसार सीवान में डॉक्टर इसे डेंगू से जोड़कर देख रहे हैं। जब शुक्रवार को पटना एम्स में एक पीड़ित की जांच हुई तो फिर उसमें भी डेंगू की ही पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि यूपी के देवरिया और बलिया समेत पश्चिमी क्षेत्र के कई जिले में लगभग 50 से अधिक बच्चे की जान चली गई है। मथुरा में 2 हफ्ते के अंदर 11 बच्चे रहस्यमयी बुखार की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। जांच में डेंगू और मलेरिया के लक्षण पाए जाने की बात सामने आ रही है। यह महामारी की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। यूपी से सटे जिलों में तेजी से फैल रहे इस महामारी की शिकायत सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को जांच कराने का आदेश दे दिया है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप में जज्बा और जुनून है तो कुछ भी असंभव नहीं है। जहां ऐसा ही कर दिखाया है केरल के रहने वाले बशीर ने। जहां पंजाब में शिक्षक की नौकरी कर रहे बशीर देश की शिक्षा व्यवस्था और किसानों की खराब हालात को सुधारने का मिशन लेकर देश भ्रमण पर निकले हैं। बशीर साल के 11 महीने अपनी नौकरी करते हैं और 1 महीने देश यात्रा पर निकल जाते हैं, ताकि वर्तमान में किसानों के हालात को जान सके। जब देश भ्रमण के लिए बशीर ने साइकिल को माध्यम बनाया है। बशीर ने बताया है कि साइकिल को सवारी बनाने का मुख्य कारण यह भी है कि लोगों को ईंधन वाली यानी कि तेल वाली गाड़ियों का प्रयोग कम करने का संदेश दिया जा सके। साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को भी जानकारी भी बशीर गरीब बच्चों को देती हैं। जहां बशीर ने बताया है कि उनकी एक संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करती है। जहां अपनी यात्रा के माध्यम से वे शिक्षित गांव में घूम घूम करके बच्चों को चिन्हित करते हैं और फिर उन्हें ऑनलाइन शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित करते हैं। उन्होंने बताया है कि आज से कुछ साल पहले तक लोगों का मानना था कि बिहार झारखंड के क्षेत्र में जाना खतरों से खाली नहीं है, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान झारखंड और बिहार के लोगों का भरपूर प्रेम मिला है। यह दोनों राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और लोग विकसित हो रहे हैं। दोस्तों बिहार सरकार बिहार के लोगों को गाय पालने के लिए प्रेरित करने के लिए गाय पालने के लिए सब्सिडी दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के पशुपालन विभाग के द्वारा समग्र गौ विकास योजना चलाई जा रही है। यह योजना के तहत गाय पालन करने पर ग्रामीण इलाके के लोगों को बड़ी सब्सिडी मिलती है। जानकारी के अनुसार आप इस योजना के लिए 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण इलाकों के सभी वर्गों की भूमिहीन किसानों, दूध उत्पादकों और शिक्षित बेरोजगार युवा युवतियों के लिए अपना रोजगार खड़ा करने का अवसर देना है, जिसके माध्यम से धार्मिक परंपरा भी बनी रहे और समाज में उनका आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्थान हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर आपको इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो बिहार सरकार गाय पालन योजना के अंतर्गत बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक और युवतियों को गाय पालन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चला रही है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत आपको 50% से लेकर 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि इसका आवेदन 1 सितंबर 2021 से शुरू हो चुका है। दोस्तों बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल नई दिल्ली में स्थित उनके सरकारी आवास में शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनसे बिहार में चल रहे विकास कार्यों और सदन की सकारात्मक कार्रवाइयों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, वरदान से युक्त और सामाजिक सम्मान कार्यक्रम पर समाज की जागरूकता के लिए अभियान की होने वाली शुरुआत पर विस्तृत रूप से चर्चा की। विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में आने का आमंत्रण भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और इसने समय समय पर देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को सही राह दिखलाया है। दोस्तों बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, पटना समेत देश भर के किसी भी जिले, गांव, शहर में रहने वाले लोग श्रम कार्ड बना सकते हैं। इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस श्रम कार्ड को बनाने से लोगों को कई तरह के फायदे होंगे। खबर के मुताबिक वैसे सभी कार्यरत व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वे ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर आप दुकान चलाते हैं, मजदूरी करते हैं या फिर किसी भी कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर ठेला लगाते हैं, वे श्रम कार्ड बना सकता है। आपको बता दें कि श्रम
श्रम कार्ड बनाने से सबसे ज्यादा लाभ ये होगा कि आपकी पूरी डिटेल्स भारत सरकार के पास होगी। यह साथ ही साथ आपको कई तरह के सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। श्रम कार्ड बनाते ही 2 लाख रुपए का पीएम सुरक्षा बीमा का लाभ फ्री में दिया जाएगा। अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं तो आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और सरकार के द्वारा मिलने वाली लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से पाकिस्तान और चीन काफी खुश है। दोनों ही देश अफगानिस्तान की धरती का भारत के खिलाफ गलत इस्तेमाल करने की फिराक में है। लेकिन पाकिस्तान की खुशी ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान के दाव पेच उल्टे पड़ने लगे हैं। तालिबान के आते ही पाकिस्तान के कई मंत्रियों को यह कहते हुए सुना गया कि वे तालिबान के दम पर कश्मीर लेंगे, लेकिन अब तालिबान ने सीधा कह दिया है कि वे इससे अलग हैं। कश्मीर से उसको कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और हिजबे इस्लामी गुलबुद्दीन पार्टी के प्रमुख गुलबुद्दीन हिमख्तियार ने कहा है कि अफगानिस्तान और उसके नए शासकों को कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करना आसान होगा। दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला समेत 2 लोगों की जान चली गई है। जहां इस हादसे में एक अन्य महिला भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। जहां उसका शरीर पूरी तरीके से झुलस गया है। इलाज के लिए उसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जहां उधर मृतका के घर में कोहराम मच गया है। यह घटना कैमूर जिले के भभुआ इलाके की है। यहाँ भगवानपुर थाना क्षेत्र के कसेर गाँव में ठनका गिरने से यानी कि बिजली गिरने से एक महिला सहित 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक महिला घायल हो गई है। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पैरा शूटरों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 4 सितंबर को भारत के नाम 3 और मेडल पक्के कर दिए हैं। जहां भारत के पैरा शूटर मनीष नरवाल और शूटिंग में जहां गोल्ड मेडल अपना नाम किया है, तो वहीं हिंसराज ने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, जमानत मामले में आपराधिक इतिहास छिपाकर अदालत से बेल लेने वाले अपराधियों पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अब प्रत्येक निचली अदालत को किसी भी जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान आरोपी का लोक अभियोजक या फिर अनुसंधानकर्ता से उसके आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी लेनी होगी। यह निचली अदालतों को यह दर्ज करना होगा कि आरोपी के खिलाफ पहले से कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि निचली अदालत अब लोक अभियोजक या फिर पुलिस पदाधिकारियों से मिले आपराधिक इतिहास एवं अन्य जरूरी मापदंडों के आधार पर ही आरोपियों की जमानत याचिका को मंजूरी या फिर खारिज करेगी। ऐसे में अब अपराधियों को जमानत लेना आसान नहीं होगी। दोस्तों, मशहूर शायर, दिग्गज गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी है। जी हां, उन्होंने इस विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों को आत्मचिंतित करने की सलाह दी है। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में बिना किसी झिझक के जावेद अख्तर ने कहा है कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों और तालिबान के लक्ष्य में कोई अंतर नहीं है। यह भारतीय संविधान इन संगठन के लक्ष्य की राह में बाधक बन रहा है, लेकिन अगर अवसर मिला तो ये संवैधानिक बाउंड्री को भी पार कर जाएंगे। यह जावेद अख्तर ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में यह बातें कही है। यह गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि पूरी दुनिया में एक राइट विंग है। देश में भीड़ के अल्पसंख्यकों की पिटाई करने पर उन्होंने कहा है कि यह तालिबान बनने का पूरी तरीके से ड्रेस रिहर्सल है। ये लोग वैसी हरकतें कर रहे हैं, ये एक ही लोग है, दोनों में केवल नाम का अंतर है। भारतीय संविधान इसका रास्ता रोककर खड़ा है, लेकिन मौका मिल जाए तो फिर ये संवैधानिक बाउंड्री को भी पार कर जाएंगे। जावेद अख्तर तालिबान के सत्ता पर काबिज होने पर खुश हो रहे मुस्लिमों के एक तबके की आलोचना कर चुके हैं। जावेद अख्तर ने आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों का समर्थन करने वालों को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि तालिबान बर्बर है, लेकिन आप जिनका समर्थन कर रहे हैं उनमें और तालिबान में क्या अंतर है? यानी कि तालिबान, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल में क्या अंतर है? सब एक ही है, सब एक ही विचारधारा के हैं। उनकी जमीन मजबूत हो रही है और ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों की मेंटेलिटी एक ही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में आने पर देश के मुसलमानों के एक तबके के खुश होने पर अख्तर ने कहा कि ऐसे लोग संख्या में बहुत कम हैं। अधिकतर भारतीय मुस्लिम इन बयानों से हैरान हैं। जावेद अख्तर ने आगे कहा है कि देश में ऐसे लोग हैं जो तालिबान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनका भी लक्ष्य यही है, महिलाएं मोबाइल फोन यूज ना करें, एंटी रोमियो ब्रिगेड उसी दिशा में आगे बढ़ना है। तालिबान और तालिबान जैसे बनने की कोशिश करने वालों में मुझे बहुत समानताएं दिखती है।
दोस्तों, तालिबान ने भारत की तरफ मधुर संबंध बनाने का हाथ आगे बढ़ाया है। यह तालिबान लगातार भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाने के लिए कई बार प्रयास कर चुका है और तालिबानी राज के बाद अफगान शासकों ने भारत की चिंताओं को दूर करने में भरपूर सहयोग करने की इच्छा जताई है। यह बात विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कही है। यह 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर गए श्रृंखला ने वाशिंगटन डीसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल हम पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बाद उसका कैसा रुख रहेगा। जब विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा है कि भारत को 1 महीना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का मौका मिला। इस दौरान 4 प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासकों को साथ द्विपक्षीय संबंध बनाने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि इस पर वैश्विक स्तर पर बातचीत करने की जरूरत है। साथ ही श्रृंखला ने अफगानिस्तान में फंसे इच्छुक भारतीयों को निकालने की बात भी कही है। दोस्तों, एबीपी सी वोटर के सर्वे से पता चलता है कि 2017 में हुए पिछले राज्य चुनावों की तुलना में पंजाब में आपके वोट शेयर यानी कि आम आदमी पार्टी की वोट शेयर सीटों की संख्या बढ़ेगी। यह सर्वेक्षण के अनुसार आम आदमी पार्टी 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में 55 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। इसके बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस 42 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 20 सीटों पर जीत दर्ज करा सकती है। यह दिलचस्प बात यह है कि सर्वेक्षण से पता चलता है कि भाजपा जो राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है, पंजाब में अपना खाता तक नहीं खोल पाएगी। जहां अकाली दल द्वारा 3 कृषि कानूनों को लेकर गठबंधन तोड़ने के बाद भाजपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। यहां सर्वे में पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या पिछले चुनाव में 20 से बढ़कर अब आगामी चुनाव के लिए 55 सीटों तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका वोट शेयर 23% से बढ़कर 35% तक होने की संभावना है। यह सर्वे में सामने आया है कि आम आदमी पार्टी के 51 से 57 सीटें जीतने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है बहुमत के साथ। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबानी और भारत को लेकर एक नया बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबान को जवाब देते हुए कहा कि भारत के मुसलमानों को बख्श दें, क्योंकि यहां चरमपंथी अत्याचारों की कोई भी घटना नहीं होती है। भारत धर्म से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यानी कि दावा किया है कि तालिबान के पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, जिसका जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामले के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत में केवल संविधान का पालन किया जाता है, न ही स्कूल जाने से लड़कियों को रोका जाता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान में शासन करने के तरीके में काफी अंतर है, इसीलिए भारत के मुसलमानों के बारे में तालिबान ना बोले। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मैं उनसे यानी कि तालिबान से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि भारत के मुसलमानों को बख्श दें। दोस्तों, देश के किसानों के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें से सबसे अधिक पॉपुलर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत देश के किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। मगर केंद्र सरकार की एक और योजना है जो किसानों के भविष्य के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। ये स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो आपको KDB लाइव के माध्यम से पहले भी कई बार बताया जा चुका है। आपको फिर से बता रहे हैं क्योंकि ये योजना है ही ऐसी। आपको इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद वाली योजना है। ये एक पेंशन स्कीम है जो किसान PM सम्मान निधि स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, वो स्कीम में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जब PM किसान स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए का लाभ उठाने वाले किसान मानधन योजना के तहत अपने लिए पेंशन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। जब PM किसान के तहत ही मानधन योजना भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। मानधन स्कीम के तहत किसानों के लिए सरकार पेंशन की व्यवस्था करती है। इसके लिए किसानों को हर महीने एक राशि का भुगतान करना होता है। जब PM किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़े किसानों के लिए मानधन योजना से जुड़ना आसान है, क्योंकि मानधन योजना में PM किसान का लाभ ले रहे किसानों का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर दिया जाता है। इसमें जुड़ने के लिए किसानों को किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती है। यह मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को हर महीने पेंशन के रूप में 3,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से सामने आ रही है, जहां संदिग्ध स्थिति में एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत होने से इलाके में हरकंप मच गया है। इस मामले के बाद से परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि गांव के राकेश प्रसाद कुशवाहा के घर में संदिग्ध परिस्थिति में लगातार 5 बच्चों की जान चली गई। उन्होंने बताया है कि बीती रात भाई बहन की एक साथ जान गई, जबकि उससे पहले 3 अन्य बच्चों की जान चली गई
गई थी। 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक कुल 5 मौतों से इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। जब बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई भी पहल नहीं किए जाने पर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब लोगों ने सड़क जाम करके खूब प्रदर्शन किया। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक MBBS 2019 की प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में करीब 38% छात्र फेल हो गए हैं। यह छात्रों के इस रिजल्ट से मेडिकल संस्थान पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहे हैं। यह खबर के अनुसार आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी ने प्रथम वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट में बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों में 38% परीक्षार्थी फेल हो गए हैं, जिसमें पटना, PMCH सहित बिहार के सभी कॉलेजों के छात्र शामिल हैं। दोस्तों, हरी सब्जियों का सेवन कितना फायदेमंद होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अक्सर सलाद के तौर पर कच्ची सब्जियों के सेवन की सलाह दी जाती है, मगर ज्यादा चमकदार और ताजा दिखने के लिए सब्जियों को सिंथेटिक रंगों में रंगकर बाजार में बेचा जा रहा है, जो कि सेहत के खिलाफ काफी नुकसानदायक है। जी, इसके सेवन से कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। जी, आज के समय में खाने पीने की हर चीज में मिलावट देखने को मिलती है। ज्यादातर लोगों ने अब तक शक्कर, दालों और दूध के बारे में सुना होगा कि इसमें मिलावट होती है, लेकिन सब्जियां और फल भी इससे अछूते नहीं है। जब सब्जियां और फल में भी मिलावट होती है। जब बाजार में मिल रही मिलावटी सब्जियां और फल लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं। कुछ व्यापारी सब्जियों को जल्द ही पकने के लिए कीटनाशकों का इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ सिंथेटिक रंग या फिर मिलावट का हरा और मोम का लेप मिलाते हैं। यदि सब्जियां ज्यादा चमकदार नजर आए तो फिर समझिए कि कुछ गड़बड़ है। जब दुकानदार सब्जियों में चमक लाने के लिए उसमें रंग और केमिकल मिलाते हैं। पानियों में केमिकल मिलाया जाता है, फिर सब्जियों को इसमें डुबोकर उन्हें ताजा रंग और चमक दी जाती है। जहाँ रोजाना शरीर में पहुंचने वाले खाद्य पदार्थ सेहत पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जहाँ इनसे होने वाले बीमारी का पता भी काफी देर से चलता है। जहाँ बच्चे के लिए तो मिलावटी खाद्य पदार्थ और भी नुकसानदायक है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी महीने में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। जहां हालांकि इस दौरे को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस दौरे को लेकर तैयारी जारी है। वहीं PM मोदी के इस दौरे की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि शेड्यूल को अंतिम रूप देने अभी बाकी है। यह शुरुआती योजना के मुताबिक माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 23-24 सितंबर को अमेरिका में पहुंच सकते हैं। यह इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद से यह PM मोदी का पहला अमेरिकी दौरा होगा। फिलहाल PM मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर वे 22 से 27 सितंबर के बीच अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये पहली सीधी मुलाकात होगी। दोस्तों, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। जब पश्चिम बंगाल की भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा और वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को ही की जाएगी। जैसे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में नंदीग्राम सीट से हार गई थी। ये तो शायद आपको मालूम भी होगा। जब विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई थी। दोस्तों, बिहार में सौर प्लेट की फैक्ट्री लगेगी। हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने को देखते हुए स्थलों के चयन को लेकर सर्वे तथा इसके रखरखाव की व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। जहां उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट की जरूरत है। जहां इसके लिए यहां इसकी फैक्ट्री स्थापित करनी होगी। जहां अंत में इस दिशा में समुचित कार्य करें। जहां उन्होंने ये भी कहा है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से संबंधित निर्देश पंचायती राज विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर यह भी कहा है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा का कार्यान्वयन ठीक ढंग से किया जाए तथा उसके लिए जारी की गई राशि का पंचायतों में योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करें। जहां उन्होंने सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए किए जाने वाले स्थल चयन को लेकर अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया है ताकि कोई भी गांव इलाका इसके फायदे से वंचित न रह जाए। यह सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को पंचायत भवन के दोनों एंट्री पॉइंट, अस्पतालों सहित अन्य जरूरी जगहों को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष जोर देते हुए कहा है कि हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना ही नहीं है, बल्कि उसका ठीक से रख रखाव करना भी है। यानी कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने के बाद अगर वो खराब भी हो जाता है तो फिर उसको बदल दिया जाएगा, ठीक किया जाएगा।
दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को आदेश देते हुए कहा है कि बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सड़क पर कोई भी वाहन नहीं चलनी चाहिए। यह विभाग ऐसे वाहनों पर यानी कि गाड़ियों पर तुरंत कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन कानून की धारा 192 के तहत बगैर निबंध और इंश्योरेंस के सरकारी या फिर गैर सरकारी वाहन पर कार्रवाई करें। ऐसे वाहनों को यानी कि ऐसे गाड़ियों को सड़क पर चलने से रोका जाए, या साथ ही साथ ऐसे गाड़ी मालिकों पर जुर्माना लगाया जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए का हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी भी अपना हाथ आजमा सकती है। जहां यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस महीने 24 तारीख को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जानकारी दी। जहां दानिश रिजवान ने कहा है कि इस महीने 24 सितंबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। यह बैठक जीतन राम मांझी के आवास पर ही होगी, जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। दानिश रिजवान ने एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस पर अभी मंथन चल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पंचायती राज विभाग ने बिहार के मुखिया सरपंच को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसको लेकर विभाग के द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों का नामांकन किया जा रहा है। इस बार बिहार के पंचायत में जो भी मुखिया और सरपंच जीत कर आएंगे, उन्हें पंचायती राज विभाग की नई जिम्मेदारी संभालनी होगी। पंचायती राज विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक मुखिया को अब अपने कार्य क्षेत्र में एक साल में कम से कम 4 बैठकें आयोजित करनी होगी। साथ ही साथ पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली करनी होगी। मुखिया के पास ग्राम पंचायतों के विकास की कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी होगी। नीतीश सरकार ने गांव की सड़कों को देखभाल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई की व्यवस्था करने के अलावा दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रखरखाव करने की जिम्मेदारी सरपंच को दी है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी और वित्तीय शक्तियां भी अब सरपंच के पास होगी। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट की अपार सफलता के बाद बिहार के कई शहरों में एयरपोर्ट बनाने की मांग शुरू हो गई है। बहुत से लोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से इन शहरों में एयरपोर्ट बनाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर अब सरकार भी विचार कर रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में हवाई यात्रा करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसकी पुष्टि हाल ही में जारी हुई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी की गई है। इसी को देखते हुए सरकार राज्य के अन्य शहरों में भी एयरपोर्ट का विकास कराना चाहती है। आपको बता दो कि बिहार के मुजफ्फरपुर और रक्सौल एयरपोर्ट की भी जल्द घरेलू उड़ान सेवा शुरू होगी, क्योंकि सरकार इन एयरपोर्ट को विकसित करने जा रही है। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। बहुत जल्द इस एयरपोर्ट को विकसित किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जोगबनी, मुंगेर, रक्सौल, पूर्णिया, किशनगंज, गोपालगंज, बिहेटा में एयरपोर्ट मौजूद है। लेकिन इसमें से सिर्फ पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, बालू माफियाओं से सांठगांठ करके अकुल संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम बालू कांड में पहले से ही निलंबित किए गए आरा के पूर्व डीएसपी पंकज रावत के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जब पंकज रावत के पटना के श्री कृष्णपुरी के अलावा दानापुर के नासिरगंज और नालंदा के हिलसा स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी करके आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के माने तो डीएसपी पंकज रावत के यहां आय से अधिक 70% संपत्ति मिली है। निलंबन के बाद पंकज रावत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। जब पंकज रावत बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और इनकी नियुक्ति सीधे डीएसपी के पद पर हुई थी। जब बालू कांड में करीब 40 अफसरों पर कार्रवाई हुई है। इन सभी को बिहार सरकार के निर्देश पर पहले ही निलंबन किया जा चुका है। यह सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को यहां दहेज प्रथा, बाल विवाह पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में दहेज की सबसे अधिक समस्या है। ऐसे में इस प्रथा को नेस्त नाबूद करने की जरूरत है। महिलाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने महिला समूह का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं में आज आत्मविश्वास जागा है। राज्यपाल ने चिंता जताते हुए कहा कि आज बेटी होने पर रुपये इकट्ठा करने शुरू कर दिए जाते हैं, क्योंकि बेटी की शादी में दहेज देना है, ये जानते हुए कि ये
गलत है फिर भी इससे दूरी नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि दहेज को लेकर सबसे अधिक बेटी को दिक्कत होती है, जब उसके साथ न सिर्फ मारपीट होती है बल्कि घर से भी निकाल दिया जाता है। जब तक इस विषय पर बोलेंगे नहीं तब तक सुधार की गुंजाइश संभव नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि दहेज प्रथा को लेकर बोलने और फिर चर्चा करने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार की एनडीए सरकार में उद्योगों के लिए जबरदस्त माहौल बना है और आने वाले दिनों में यहां की मेगा को अवसर देने के लिए उद्योगों की भी कमी नहीं होगी। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में पिछले कुछ महीने में लगभग 35,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को SIPB की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें 30,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के प्रस्ताव एथेनॉल उत्पादन के लिए है। उन्होंने कहा है कि बिहार एथेनॉल उत्पादन का बड़ा हब बनेगा और बिहार के औद्योगिकरण का सपना जरूर पूरा होगा। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बिहेटा में मेगा औद्योगिक पार्क बिहेटा औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। कई नई औद्योगिक इकाइयां इस औद्योगिकरण क्षेत्र में स्थापित होने वाली है। दोस्तों, बिहार के शहरी निकायों में अगले 2 सालों में करीब 2000 कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC खोले जाएंगे। इसका संचालन शहरी एवं सहायता समूह की महिलाएं करेगी, जिन्हें DG सखी के नाम से पुकारा जाएगा। 10वीं पास इन महिलाओं के समूह को प्रशिक्षित करके उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिम्मेवारी दी जाएगी। ये समूह अपने वार्ड में लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी। इसको लेकर शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग ने CSC ई-गवर्नेंस सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड के साथ इकरारनामा किया है। दोस्तों, कोरोना काल में पंचायत क्षेत्र की दशा दिशा बिगड़ गई है। इसे पटरी पर लाने के लिए तेज तर्रार पंचायत प्रतिनिधि की जरूरत है। जो प्रत्याशी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बल देंगे उन्हें ही इस बार वोट देंगे। ये सोच है पंचायत के युवा मतदाताओं की। युवा चाहते हैं कि पंचायत बुनियादी सुविधाओं से लैस हो, ग्रामीणों को बिजली, पानी और पक्की सड़क मिले, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। युवा ऐसा मुखिया चाहते हैं जो दलगत और जाति धर्म से उठकर इलाके और लोगों के विकास के बारे में सोचे। इसे लेकर चौक चौराहों पर युवा मतदाताओं की चौकड़ी लगने लगी है। दोस्तों, देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। लगातार हजारों नए मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। बिहार से भी हैरान कर देने वाली एक मामला सामने आई है। पटना एम्स में कोरोना पॉजिटिव 2 बच्चों को भर्ती कराया गया है। पटना एम्स के डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण के वेरिएंट के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना एम्स में 24 घंटे के अंदर राजधानी पटना के गौसाई टोल की रहने वाली कोरोना संक्रमित बच्ची की जान चली गई। बीते दिन महज 4 साल की एक और बच्ची सिया कुमारी को एम्स में भर्ती कराया गया है। सिया बिहार के छपरा जिले के मिर्जापुर गांव की रहने वाली है। इसका इलाज पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। वहां से रेफर होने के बाद सिया को पटना एम्स में लाकर भर्ती कराया गया, जहां इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के बेटे प्रमोद भगत ने इतिहास रच दिया है। बैडमिंटन में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने बिहार के साथ साथ देश का मान बढ़ाया है। पदक जीतने के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल है। प्रमोद भगत बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं, यानी कि हाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। लेकिन 5 साल की उम्र में पैर में पोलियो के कारण उनकी बहन बेहतर इलाज के लिए ओडिशा लेकर चली गई थी, जहां उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और बैडमिंटन खेलना शुरू किया। प्रमोद के पिता गांव में रहकर खेती करते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।